जय हिंद साहब। पिछली कक्षा में हमने श्रवण कौशल के बारे में पढ़ा था। श्रवण कौशल के बाद में अगला कौशल कौन सा है भैया? है जी? अरे कौन सा कौशल है? भाषण कौशल। कौन सा कौशल है? जिसको अपन क्या कह सकते हैं? बोलना। क्या कह सकते हैं? बोलना। अब एक चीज समझिएगा यहां, क्या कि देखो दो शब्द चलते हैं, एक तो वाचन और एक पठन। विद्यार्थी हल्का सा इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझना, वाचन भाषा के बाह्य रूप पर निर्भर करता है और पठन भाषा के अर्थ ग्रहण से लेकर के भाव ग्रहण तक शामिल होता है। मान लीजिए मैंने आपको आज अंग्रेजी की कोई पुस्तक ला करके दे दी, आप इतना तो जानते कि उसको पढ़ पढ़ा तो दोगे, तो वो वाचन ही हुआ है, अर्थ पल्ले नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या नहीं हुआ? पठन में अर्थ ही नहीं भाव ग्रहण भी शामिल होता है। ठीक है, और आपको कोई छपे हुए अक्षर दे दिए और उनको देख करके आपने बोल दिया, वो केवल क्या है? बोलो, केवल आपने बोल दिया, वो क्या है? वाचन। भले उसका अर्थ समझ में आए या न आए, तो वो क्या है? वाचन। लेकिन अर्थ भी समझ में आया और भाव भी समझ में आया। लेखक के क्या भाव रहे होंगे ये लिखते समय, इतनी गहराई तक आपने चिंतन किया, तो वो कौन सा है? पठन। तो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं? बोलना। क्या देखने जा रहे हैं? बोलना, भाषण कौशल। तो अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार का वाचन ही है जी। एक प्रकार क्या है? वाचन। विद्वानों में मत मतांतर है। कई बार आप देखे होंगे भाषा कौशलों के क्रम में ऐसे ही लिखा होगा, श्रवण वाचन पठन लेखन। वाचन ही कहा जाता है इसको, लेकिन कई लोग पठन को वाचन कहकर के इसको मिक्सअप कर रखे हैं, इसलिए हमने इसको क्या कह दिया है? भाषण कौशल। बाकी वाचन में भाषा का बाह्य स्वरूप होता है। बाह्य स्वरूप मानी अक्षर विन्यास। अक्षर लिखे हुए हैं, छपे हुए हैं, आपने पढ़ दिया, वो वाचन हो गया। आपको अर्थ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप उसको बोलना सीख पाए, वो वाचन है। अब देखो बोलने में भी दो प्रकार की चीजें हैं। एक तो सामान्य तौर पे बोलना, एक लिखी हुई सामग्री को पढ़ करके बोलना। ठीक है, अब बोलने में निपुणता के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए भैया? ठीक है, आप अच्छे क्या होने चाहिए? श्रोता होने चाहिए। ठीक है, आपके शब्द भंडार पर भी आपका अधिकार होना चाहिए, आपके विचारों में तारतम्यता भी होनी चाहिए। बहुत सी चीजें हो सकती हैं इसमें। ठीक है, दूसरी चीज, आपकी जो विद्यालय का माहौल है वो भी भाषा समृद्ध होना चाहिए। आप कई बार प्रश्नों में एक पंक्ति देखने हो ना, भाषा समृद्ध परिवेश, वो यही होता है। भाई कोई बच्चा यदि शिक्षित माहौल से आ रहा है तो उसका भाषण कौशल अच्छा होगा, उसकी बोली से पता चल जाएगा कि किस परिवेश में इसकी परवरिश हुई है। एक कोई सामान्य परिवेश से आ रहा है जहां शिक्षा का इतना माहौल नहीं था, उसकी बोली पे उसका प्रभाव झलकेगा। झलकेगा कि नहीं झलकेगा? आपकी परवरिश किस परिवेश में हुई है उसका प्रभाव आपके वाचन, आपके भाषण पे आने वाला है, आपके बोलने पर आने वाला है। अब बोलने में क्या क्या होना चाहिए? बोलने में कई प्रकार की चीजें हो। बोलने में मधुरता होनी चाहिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला करके बोले, ठीक है, सामने वाला सुनने का मन ही न करे, ये नहीं होना चाहिए। बोलने में सहजता होनी चाहिए। एक तो जैसे अपन बोलते समय असहज हो जाते हैं, असहज मतलब हाथों में कंपन हो रहा, पैरों में कंपन हो रहा, वो जो स्थिति है ना, वो आपके बोलने के कौशल के विपरीत जा रही है। जैसे मैं आपको अभी मंच पर बुला लूं और आपको कहूं जी बोलो, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि बोलना कौशल कैसा है कैसा नहीं है। बहुत से बच्चे घबरा जाएंगे, बहुत से आत्मविश्वास के साथ बोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा मंच पर बोलते समय कई लोग धारा प्रवाह तो बोलते हैं, लेकिन वो असहज से हो जाते हैं, वो स्थिर, ऐसे कहते हैं कि मंच पे जाने के बाद माइंड बंद हो जाता है। रटा हुआ उसको बोल बाल तो दिया, ठीक है, लेकिन वो खुद को खुद नहीं सुन पा रहे क्या बोल रहे हैं, ऐसे बोल करके आ गए। वो नहीं होना चाहिए। बोलने में सहजता भी होनी चाहिए, स्पष्टता, बोलने में स्पष्टता भी होनी चाहिए। कई बार हम बोलें, सामने वाले को समझ ही ना आए कि ये बोलना क्या चाहते हैं, हमारे शब्द अपने ही मुंह में उलझ रहे हैं। ठीक है, उसका कारण क्या है? हमारी गति। उसका कारण क्या है? हमारी गति। और गति हमारी खराब क्या कब होगी? जब हम असहज होंगे, जब हम डर में होंगे, जब हम तनाव में होंगे, जब आत्मविश्वास की कमी होगी, तब हमारी गति पे प्रभाव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो बोलने में स्पष्टता भी होनी चाहिए, मधुरता भी होनी चाहिए, सहजता भी होनी चाहिए, प्रभाव पूर्णता। ये क्या है जी? जब आप बोलें तो सामने वाले का सुनने को मन करे, तो आपके बोलने में प्रभावपूर्ण भी होना चाहिए। उसके लिए आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए, विषय वस्तु तो होनी चाहिए। विषय वस्तु नहीं होगी, किसी मुद्दे का ज्ञान नहीं होगा, तो बोलेंगे कहां से? ठीक है, तो ये कई चीजें बोलने के अंदर अपन क्या कर सकते हैं? शामिल कर सकते हैं। बोलना कौशल को विकास करने की कई विधियां भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन लिखते लिखते समझाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है समझाते समझाते समय हो जाता है, लिखने का समय शेष नहीं रहता। तो लिखिए,
इसको भाषण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल भी कह सकते हैं इसको अपन। काफी लंबा सा है कौशल, तो मैं इसको लिखते लिखते समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। कम से कम इस कक्षा में ये कौशल तो निपटाएं। भाषण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, बोलना। भाषण मानी क्या होता है? अरे भाषण भाष धातु से बना है, प्रकट करना, बोलना। तो लिख लीजिए भाषण अर्थात बोलना। भाषण का मतलब ही क्या है? बोलना। लिखिए। देखिए, अपनी बात को मुख से कहकर, अपनी बात को मुख से कहकर या बोलकर, अपनी बात को मुख से कहकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाना ही मौखिक अभिव्यक्ति है। अपनी बात को मुख से कहकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाना ही मौखिक अभिव्यक्ति है। हो गई स्पष्ट बात? भाई अपनी बात को सामने वाले के सामने प्रकट कर देना बोलकर, वही क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति है। उद्देश्य, इसके उद्देश्य क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति के, भाषण कौशल के उद्देश्य लिखिए। विद्यार्थी, पहला लिखिए, विद्यार्थी शुद्ध, विद्यार्थी शुद्ध स्पष्ट, विद्यार्थी शुद्ध स्पष्ट स्वाभाविक, शुद्ध स्पष्ट स्वाभाविक वह प्रवाह युक्त वाणी में, वह प्रवाह युक्त वाणी में वार्तालाप व भाषण करने की, वार्तालाप व भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सके, वार्तालाप व भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सके। वार्तालाप व भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सके, इसको समझाने की जरूरत है। पंक्ति समझ में आ गई? अरे बच्चा वार्तालाप करना सीखे, बच्चा किसी मुद्दे पर अपनी राय व्यक्त करना सीखे, तो उसका संकोच तो दूर करना पड़ेगा ना आपको। तो दूसरा बिंदु लिखिए, बोलने के संकोच को दूर करना, जो ज्यादातर लोगों में पाया जाता है। बोलने के संकोच को दूर करना। ठीक है। तीसरा लिखो, अवसर के अनुकूल, अवसर के अनुकूल भाषा शैली के प्रयोग करने में सक्षम हो सके। अवसर के अनुकूल, अवसर के अनुकूल भाषा शैली के, अवसर के अनुकूल भाषा शैली के प्रयोग करने में सक्षम हो सके। ठीक है, अगला लिख लीजिए, उचित शब्द चयन हो, शब्दों का चयन भी उचित होना चाहिए, उचित शब्द चयन हो। कई बार क्या होता है, जैसे व्यक्ति कहना क्या चाहता है निकल क्या जाता है। कई बार व्यक्ति अपने मनोभावों को, अपनी हृदय इच्छाओं को सहजता के साथ व्यक्त नहीं कर पाता और सामने वाला उसका उल्टा अर्थ समझ लेता है। तो ये भी तो बोलने में शामिल होगा कि हम अपने मनोभावों को व्यक्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो लिखिए, अपने मनोभावों को, अपने मनोभावों को स्वाभाविक, अपने मनोभावों को स्वाभाविक व भावपूर्ण ढंग से, अपने मनोभावों को स्वाभाविक व भावपूर्ण ढंग से प्रकट करने में सक्षम हो सके। अपने मनोभावों को स्वाभाविक व भावपूर्ण ढंग से प्रकट करने में सक्षम हो सके। ठीक है, अगली पंक्ति में लिखिए, अरे भाई घर पे कोई आया उसका स्वागत करना है,
किसी ने आपका हित किया, उसका धन्यवाद करना है, ठीक है। तो ये सब चीज है, कहीं शोक संवेदना व्यक्त करनी है, किसी को बधाई देनी है, किसी का अभिवादन करना है, उसके लिए भी तो शब्द होने चाहिए। अपन असहज हो जाते हैं, कोई दो नए आदमी आए, उनका स्वागत करना है तो अपन कहते हैं यार तू जा मारू पार कौन पड़े, ऐसा होता है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से कौशल की कमी है? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की क्या है? कमी है। तो लिखिए स्वागत, स्वागत, परिचय, स्वागत, परिचय, धन्यवाद, संवेदना, धन्यवाद, संवेदना, बधाई, बधाई, आदि के लिए, आदि के लिए, आदि के लिए उपयुक्त भाषा का चयन कर पाए। उपयुक्त मानी उचित, उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर पाए। उपयुक्त भाषा का प्रयोग कर पाए। विशेषताएं, विशेषताएं, स्वाभाविकता, केवल बिंदु बिंदु लिखवा दो, बाकी समझा देता हूं। स्वाभाविकता, भाई आपके भाषण में क्या होनी चाहिए? आप जो भी बोलो, भाषण मानी बोलना। आप भाषण का केवल एक अर्थ समझते हो, मंच पे जाकर के 15 अगस्त को भाषण देना। भाषण मानी क्या है? बोलना। आप कुछ भी बोलो वो स्वाभाविक होना चाहिए, उसमें बनावटीपन नहीं होना चाहिए, उसमें जबरदस्ती डाले गए शब्दों का आडंबर नहीं होना चाहिए। ऐसे लगना चाहिए नेचुरली बोल रहा है, स्वाभाविक तौर पे नॉर्मली बोला है इसमें, ठीक है। वो बेहद आवश्यक है, क्योंकि यदि आप उसमें, कई लोग होते हैं ना मन में तो कुछ और चलता रहता है, ठीक है। किसी का झूठा ही स्वागत है, हाँ आप आए, हमें बहुत खुशी हुई, पता चल रहा है कितनी खुशी हुई। ऐसे हो जाते हैं ना कई लोग, जबरदस्ती ज्यादा ही अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप आए, हम कृतार्थ हुए, हम तो बड़े दिनों से आपका इंतजार कर रहे थे, आप इतने दिनों बाद कैसे आए, ऐसे करके पता चल रहा कि तू ये सोच रहा कि मैं कब से जाऊं। समझ रहे हैं आप? प्रैक्टिकली, अरे ये केवल कक्षा का विषय नहीं है, भाषा की लेबोरेटरी समाज है, वहां हमें इसका प्रयोग करना है। तो आपके भाषण में क्या होनी चाहिए? स्वाभाविकता। दूसरा बिंदु लिखिए, स्पष्टता। स्पष्टता, अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, आप जो बोले वो सामने वाले को समझ तो आना चाहिए। तो आपके उच्चारण में क्या होनी चाहिए? स्पष्टता। तो इसके दो बिंदु हो सकते हैं उच्चारण स्पष्टता में। एक तो क्या हो सकता है? उच्चारण, भाई आपका उच्चारण शुद्ध हो तब समझ में आएगा। दूसरी, बोलो, गतिशीलता, आपकी गति भी ठीक होनी चाहिए, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे, ऐसे मध्यम गति आप सहज ढंग से बोले। तो स्पष्टता दूसरा बिंदु लिख लीजिए, उच्चारण, गतिशीलता। तीसरा, शुद्धता। भाई आप जो बोल रहे हैं वो शुद्ध भी होना चाहिए, उसका, उसकी विषय वस्तु भी सही होनी चाहिए, ठीक है। आप कोई गलत बातें बोल जाओ, गलत बातों का मतलब क्या है कि वो बात तर्क संगति ना हो, ठीक है, वो तथ्य गलत हो, आप प्रेजेंट करते जा रहे हो, वो भी तो गलत है। तो आपका जो विषय वस्तु है और आपका जो उच्चारण है उसमें किसका गुण होना चाहिए? शुद्धता का गुण होना चाहिए। सुबोधता, सुबोध का मतलब क्या होता भैया? बोलो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अरे भाई सामने वाले के बुद्धि के स्तर के अनुकूल आपको भाषा शैली का प्रयोग करना होगा। आप सामने वाला व्यक्ति अनपढ़ है और आप क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग कर ले तो उसको तो समझ ही ना आएगा। आपको सामने वाले के मानसिक स्तर को भी तो देखना पड़ेगा, उसकी उम्र के स्तर को भी देखना पड़ेगा। आप वहां क्लिष्ट क्लिष्ट जटिल जटिल शब्दों का प्रयोग करो, भारी भरकम शब्दों का प्रयोग, बेचारा समझ ही नहीं पाएगा। तो आपको वहां इसका ध्यान रखना पड़ेगा, सुबोधता, आपके द्वारा बोला गया, आपके द्वारा बोली गई विषय वस्तु जो है वो सामने वालों को, सुनने वालों को अच्छी तरह से समझ में भी आनी चाहिए। तो सुबोधता का गुण भी होना चाहिए, ठीक है। मधुरता, ये बेहद आवश्यक है प्रभु।
मधुरता, आपकी भाषा में मधुरता होना बेहद आवश्यक है, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। सामने वाले को ले ये लगेगा ये डांट रहा है कि ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। मधुर मधुर चीजें सुनने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है। तीखा कब तक खाए व्यक्ति, मीठा तो होना चाहिए। हाँ, लगातार मीठा देने से डायबिटीज हो सकती है, बीच बीच में कड़वा भी कभी कभी कह देना चाहिए। अब आपका श्रवण कौशल विकसित है तो आप मेरी कही गई बात का अर्थ समझ गए, और यदि नहीं है तो आप इसको केवल मिठाई तक ही लेकर के बैठे रहोगे। समझ रहे हैं आप इस बात को? यह है वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता, जो श्रवण कौशल में हमने देखा। खैर, मधुरता, मधुरता के बाद में देखिए शिष्टता। आपकी भाषा शैली में शिष्टता भी झलकनी चाहिए, है? सम्मानजनक भाषा शैली होनी चाहिए। अशिष्ट शब्दों का, अनैतिक शब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। अगली देखिए भावानुकूलता। भावानुकूलता तथा प्रसंगानुकूलता, ये भी दोनों बड़ी चीज है। जिस भाव की बात चल रही उस भाव की बात होनी चाहिए। प्रसंग को छोड़ करके चर्चा करना भी ठीक नहीं होता। वो है, कहते हैं ना कि बात होली की चल रही, वो दीपावली की कर रहा है, वो ठीक नहीं होता। अब किसी की शोक सभा में गए हुए हैं, वहां जाकर के ब्याह की बात चालू कर दे, बोले तो बहुत मीठा मीठा, लेकिन वो प्रसंग के अनुकूल नहीं है जी। ठीक है? बात बहुत प्रेम का चल रहा है माहौल, ठीक है, उत्साह का माहौल है, वहां आकर के वैराग्य की चर्चा छेड़ दे कि छठ तमशील विरति बहु कर्मा, सामने वाला सोचेगा अरे यार पूरा नाश कर दे। होता है ना, है? बच्चे उत्साह करें, मस्ती में किसी का जन्मदिन मना रहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नाच रहे, वहां आकर के बोलने लग जाए आजकल समाज में कुरीतियां पनपी है जो उचित नहीं है। अब बोले तो कितना ही अच्छा, उनका तो नाश कर दिया ना। प्रसंग के अनुकूल और भाव के अनुकूल बातें भी कहनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात प्रभाव पूर्णता। आपकी भाषा शैली प्रभावपूर्ण होनी चाहिए ताकि सुनने वाले का मन करे कि और सुने। प्रभाव पूर्णता, ये आपके भाषण में क्या कुछ गुण होने चाहिए। ठीक है, ये भाषण कौशल की, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की क्या है विशेषता है। समझ में आ गई बात? अब आगे बढ़ते हैं भैया। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास की विधियां देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल विकास की विधियां। अब जिनका नाम, अब जिनको जानते हैं उनका तो नाम लिख लेते हैं, जो नहीं है उनका मैं दो दो लाइनें उनको समर्पित भी कर देता हूं। अक्षर बोध विधि, अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि ये क्या है जी? अक्षर बोध विधि भाई, आप बच्चे को सिखाना वर्णमाला से चालू करेंगे। जो भाषा उसको बोलना सिखाना है उसकी वर्णमाला का ज्ञान तो करवाएंगे, वर्णों से शब्द बनाएंगे और शब्दों से क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। तो ये कौन से शिक्षण सूत्र की ओर काम करेगी? सरल से जटिल की ओर। एक एक अक्षर का बोध करवाएंगे उसको, आगे बढ़ेंगे तब वो बोलना सीख पाएगा। अर्थ भले ना हो, लेकिन मैंने कहा ना वाचन और पठन का अंतर ये है। तो लिखिए अक्षर बोध विधि में लिखिए, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वर्ण से होती है। इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत वर्ण से होती है। अर्थात बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है, अर्थात बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है सर्वप्रथम उसे, अर्थात बालक जिस भाषा को सीखना चाहता है सर्वप्रथम उसे उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान करवाया जाता है। सर्वप्रथम उसे उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। सर्वप्रथम उसे उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। वर्ण की पहचान करने के बाद, देखिए वर्ण की पहचान करने के बाद, वर्ण की पहचान करने के बाद
उन्हें परस्पर जोड़कर, उन्हें परस्पर जोड़कर वह शब्द एवं वाक्यों को सीखता है, वह शब्द एवं वाक्यों को सीखता है, शब्द एवं वाक्यों को सीखता है। उन्हें परस्पर जोड़कर वह शब्द एवं वाक्यों को सीख। भाई पहले वर्णों का ज्ञान करवा दिया, फिर वर्णों, भाई आपने वर्णमाला में उसको ज्ञान कराया, ये क्या है बेटा, क है, ये मैं है, फिर ल है, फिर बाद में वो क्या बोलेगा, क मैं ल कमल। अब वो बोलना सीखा। हिंदी वाली किताब पहले ऐसे ही आती थी ना, मगन, मैं गैन मगन, घर चल, ऐसे आता था ना, घर चल मगन, ऐसे आता था ना। वो कौन सी विधि है आपकी, आपकी ये अक्षर बोध विधि। अक्षरों का बोध होगा तब आप बोलना सीख जाएंगे, उनको पढ़ना सीख पाएंगे। ठीक है, अब अगली लिखिए, नहीं इसमें एक पंक्ति और लिखिए, यह विधि सरल से कठिन, यह विधि सरल से कठिन की ओर, यह विधि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। यह विधि सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र पर आधारित होती है। ठीक है, एक दूसरी विधि और लिख लीजिए, देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि, देखो और कहो विधि। नाम से पता चल रहा, पहले तो देखो, फिर मतलब बच्चे के सामने चित्र प्रस्तुत किया गया, बच्चे ने चित्र को देखा, देख करके अब चित्र तो मान लीजिए बच्चे के सामने मोर का चित्र आया, ठीक है, तो मोर तो उसने सुन रखा, वो तुरंत बोल देगा मोर। वो क्या बोल देगा, मोर। अब उसको पढ़ना थोड़ी आता मोर, ठीक है, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है मोर, तब उसको कहा जाए कि देख ये तो मो है और ये क्या है, रह। समझ में आ गई। तो आपने एक सर्व साक्षरता अभियान का नाम सुना होगा, चलाया था ना सरकार ने, सभी लोगों को पढ़ाने के उद्देश्य से, जिसमें प्रौढ़ों को शिक्षा दी गई थी। ठीक है, उसमें देखो और कहो विधि को आधार बनाया गया था, और जो पहला शब्द प्रौढ़ों को सिखाया गया था वो क्या था, बाजरा। वो क्या था, वह बाजरे की तस्वीर। तो किसान वर्ग के तमाम लोग गांव के वो तुरंत कहेंगे ये तो बाजरो है, तो फिर उनको कहे देख बाबा ये तो बा है, ये जय है और ये रा। ऐसे उनको हस्ताक्षर करना, सामान्य अक्षर ज्ञान का एक अभियान चला था, बहुत बड़े स्तर पे चला था। हालांकि वो कागजों में भी बहुत चला था, लेकिन कई जगह जहां अच्छे अधिकारी थे, अच्छे काम करने वाले थे लोग, ऐसे जमीनी स्तर पर भी वो दिखा था। ठीक है, तो ये कौन सी विधि हो गई, देखो और कहो। और आजकल जो सबसे ज्यादा काम में ली जाती है ना बच्चों को सिखाने के लिए, वो यही ली जाती है, तो इससे बच्चे आसानी से शब्दों को बोलना सीख जाते हैं। तो लिखिए, इसको पद विधि भी कहते हैं, पद विधि। तो देखो, अक्षर बोध विधि में शुरुआत वर्ण से होती है और इसमें शुरुआत शब्द से होती है। इसमें शुरुआत किससे होती है भाई, बाजरा पूरा शब्द ही तो आया ना। तो लिखिए, इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत शब्द से होती है। इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत शब्द से होती है। इस विधि के अंतर्गत पढ़ने की शुरुआत शब्द से होती है, अर्थात अर्थात बच्चों के समक्ष, अर्थात बच्चों के समक्ष सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात बच्चों के समक्ष सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है। अर्थात बच्चों के समक्ष सर्वप्रथम कोई चित्र प्रस्तुत किया जाता है। उस चित्र के ऊपर या नीचे उसका नाम लिखा रहता है। उस चित्र के ऊपर या नीचे उसका नाम लिखा रहता है।
बच्चे पहले चित्र की पहचान करते हैं। बच्चे पहले चित्र की पहचान करते हैं। बच्चे पहले चित्र की पहचान करते हैं एवं उसके बाद उस शब्द को पढ़ना सीखते हैं। एवं उसके बाद उस शब्द को पढ़ना सीखते हैं। एवं उसके बाद उस शब्द को पढ़ना सीखते हैं। अगली पंक्ति में लिखिए, वर्तमान समय में वाचन शिक्षण के लिए यही विधि अधिक प्रचलित है। वर्तमान समय में वाचन शिक्षण के लिए यही विधि अधिक प्रचलित है। एवं यही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। एवं यही सर्वश्रेष्ठ भी मानी जाती है। एवं यही सर्वश्रेष्ठ भी मानी जाती है। ठीक है, विशेष तथ्य, नोट लगाओ, विशेष तथ्य। विशेष तथ्य नोट लगाओ। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ों को पढ़ना सिखाने के लिए, संपूर्ण साक्षरता अभियान में प्रौढ़ों को पढ़ना सिखाने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया गया था। 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 एवं राजस्थान में सर्वप्रथम, दूसरे राज्यों में तो और कोई शब्द सिखाया होगा, लेकिन राजस्थान में सबसे पहले कौन सा शब्द सिखाया जी? एवं राजस्थान में सर्वप्रथम बाजरा शब्द सिखाया गया था। एवं राजस्थान में सर्वप्रथम बाजरा शब्द सिखाया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। एक विधि और लिख लीजिए, वाक्य विधि। वाक्य विधि याद कीजिए, हमने जब द्वितीय भाषा शिक्षण पढ़ा था तो उसमें कई बार पढ़ने की इकाई किसको बनाया जाता? वाक्य को बनाया जाता ना। हर एक वाक्य सिखा दिया, पूरा का पूरा याद करवा दिया टेप रिकॉर्डर से, फिर उस वाक्य के अर्थ समझाए गए, फिर उसके शब्दों को समझाया गया, फिर उसकी बनावट को। मैंने कहा था ना, द्वितीय भाषा शिक्षण की इकाई क्या है? वाक्य है। तो इसमें पहले वाक्य, बच्चे को वाक्य पढ़ना, बाद में उसके शब्द, बाद में उसके वर्ण, इस प्रकार ये चलेगी कठिन से सरल की ओर। और अक्षर बोध चलेगी सरल से। भाई अक्षर बोध में क्या होगा? अक्षर बोध में क्या होगा? वर्ण, शब्द और वाक्य। और आपकी सब वाक्य विधि में क्या होगा? बोलो, वाक्य, शब्द, वर्ण। तो अपन ये कह सकते हैं ना, ये तो कौन से शिक्षण सूत्र की तरफ काम कर रही है? सरल से कठिन की ओर, सरल से कठिन की ओर या जटिल की ओर। ये किधर चल रही है? जटिल से सरल की ओर। तो लिखो वाक्य विधि, 2 लाइन इसको भी समर्पित करो। इस विधि के अंतर्गत, इस विधि के अंतर्गत बच्चों को सर्वप्रथम, इस विधि के अंतर्गत बच्चों को सर्वप्रथम
एक वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत बच्चों को सर्वप्रथम एक वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। वाक्य पढ़ लेने के बाद वाक्य पढ़ लेने के बाद वाक्य पढ़ लेने के बाद वे शब्दों एवं वर्णों की पहचान करते हैं। वाक्य पढ़ लेने के बाद वे शब्दों एवं वर्णों की पहचान करते हैं। इस प्रकार यह विधि कठिन से सरल की ओर इस प्रकार यह विधि कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। कठिन से सरल की ओर शिक्षण सूत्र पर कार्य करती है। ठीक है भैया, तो एक बार ये लिख लीजिए। वैसे तो इसकी जरूरत कहां है? हाँ, इसमें पहले शब्द पढ़ना सिखा रहे हैं ना भाई। देखो, अक्षर बोध में पहले क्या सिखाया? अक्षर। वाक्य में क्या सिखाया? वाक्य। और देखो और कहो में क्या पढ़ाया? शब्द पढ़ाया, शब्द पद पद विधि। अब लिख लो, सरल से जटिल की ओर वर्ण शब्द वाक्य, और जटिल से सरल की ओर वाक्य शब्द वर्ण। ये दोनों एक जगह लिख लो। नहीं, इसमें नहीं है, ये दोनों का निचोड़ दे दिया ना अक्षर बोधकार इसका। अक्षर बोध में तो चले हम किधर? सरल से जटिल की ओर वर्ण शब्द वाक्य, और इसमें चले जटिल से सरल की ओर, तो कैसे चले? वाक्य शब्द वर्ण। ठीक है, अब देखो साहब, पढ़ो आगे। अब इसमें कुछ विधियां और भी है। ध्वनि साम्य विधि, नाम लिखिए, ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि साम्य विधि पढ़ाई हुई है, माइकल सेमर 1935 है। एक ही प्रकार के शब्दों का क्या करना सिखाया जाता है? उच्चारण सिखाया जाता है। तो लिख लीजिए ध्वनि साम्य विधि। इनके नाम लिख लीजिए सीधे सीधे। सॉरी, कहानी विधि, वर्णोच्चारण विधि, वर्णोच्चारण विधि, वर्ण का उच्चारण करना सिखाना, अनुकरण विधि। कल ही चर्चा की अनुकरण विधि की। तो भाई आगे आगे आप बोलेंगे, पीछे पीछे कौन बोलेंगे? बच्चे बोलेंगे। तो ये नाम लिख लीजिए। ये सब पढ़ना सिखाने के लिए बच्चा वाचन सीख पाएगा। ये पठन कौशल के नहीं, वाचन कौशल। ये अपन का मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, भाषण कौशल। ध्वनि साम्य, कहानी विधि, कहानी। ठीक है, और वर्ण, बच्चे को कहानी कहने के लिए कहा जाए वो पढ़ेगा। वर्णोच्चारण, वर्णों का उच्चारण किया गया। अनुकरण विधि, एक और लिख लो, सामूहिक वाचन विधि। सामूहिक वाचन विधि, सामूहिक वाचन विधि। एक और लिख लो, कौन सी लिख लो? सुनो, हमने मैडम मारिया मोंटेसरी का मोंटेसरी मेथड देखा था, उसमें भी तो पढ़ना सिखाया जाता है ना। अरे भाई, वो प्लास्टिक के कार्डबोर्ड दे दिए गए, वस्तुएं रख दी गई, बच्चे को कहा जा उसके सामने रख कर किया। मोंटेसरी मेथड बहुत विस्तार के साथ देखा था, तो उसमें भी बच्चा क्या सीख जाता है? अरे पढ़ना तो सीख ही जाता है ना। ठीक है, तो लिखिए साहचर्य विधि। साहचर्य विधि। अब हेडिंग बनाइए इसी में, अशुद्ध उच्चारण के कारण। अशुद्ध उच्चारण के कारण।
अशुद्ध उच्चारण के कारण। भाई बच्चे के उच्चारण अशुद्ध होंगे क्यों, बताओ। पहला कारण तो गुरुजी खुद गलत बोलेंगे तो बच्चा ही गलत बोलेगा। दूसरा कारण उसके क्षेत्रीय प्रभाव, वो जिस क्षेत्र से आता है। अरे भाई जैसे मारवाड़ साइड से आएगा तो वो गुण 50 बोलेगा, उसने सुन रखा बेचारे ने। अब गुण 50 की जगह 49 लाने में समय लगेगा, ठीक है। ढूंढाड़ साइड से आया तो वहां की बोली का प्रभाव आएगा। मेवात क्षेत्र का है तो वहां की बोली का प्रभाव आएगा। घर का जो माहौल है उसका प्रभाव आने वाला है। यदि वो कुसंगति में पड़ा हुआ है तो उसका प्रभाव आने वाला है। और बंबईया फिल्मों का प्रभाव उसकी भाषा पे आने वाला है। हाँ, अपन भाई अपन, अभी अपना को अपन बोलना कहां से सीखे, हम फिल्मों से सीखे। तो कौशल तो बिगड़ा ना है। ये काम तो ऐसा ही होगा, अरे ऐसे होगा, इतना ही बोल दो। इच लगाने की क्या जरूरत है। वो फिल्मों में आता था ना, कैसे बोलता ये काम तो ऐसे ही होगा, अपन भेड़ू ठीक है। तो उनकी नकल बच्चे भी करने लगे। सामाजिक प्रभाव ध्यान देना। दही को दी, छाछ को छाय, भैंस को भैंस, ये कहां से सीखे। ये सामाजिक प्रभाव है। ये कौन सा प्रभाव है भाई, हम जिस समाज में रहेंगे उसका प्रभाव हमारी भाषा शैली पर आएगा। और किसी के ध्वनि यंत्र में विकार है, राम राम की जगह लाम लाम जपो, है कमा कर खाओ की जगह टमाटर खाओ, ये ध्वनि यंत्र में विकार का प्रभाव है। कुछ लोग बनकर बोलते हैं, बनकर बोलना मतलब मारवाड़ी में बोले लाटीचर बोले, नखरा कर बोले, ठीक है। और उस नखरे के चक्कर में उनकी उच्चारण कौशल बिगड़ जाता है, फिर वो वैसे ही बोलने लग जाते हैं। तो ये है गड़बड़ के कारण। तो लिखो अशुद्ध उच्चारण के कारण। पहला लिखो शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाना। शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाना। शिक्षक के द्वारा अशुद्ध उच्चारण किया जाना। दूसरा लिखो भय आदि मनोवैज्ञानिक कारण। भय आदि मनोवैज्ञानिक कारण। अरे व्यक्ति डरता भी गलत बोलता है। जैसे कोई बच्चा अपने पिताजी की जेब में से चोले में हाथ दे रखा पैसे निकालने के लिए, खूंटी पर चोला टंगा हुआ, हाथ अंदर ही है। इतने में पिताजी सामने क्या कर रहा है, मम्मी की, ऐसे वो ऐसे हो जाएगा ना। वो भय, जैसे वो आया तो कोचिंग में पढ़ने के लिए और सिनेमा हॉल के गेट पर पिताजी को मिलकर यहाँ क्या कर रहा है पापा पापा, वो नहीं बोल पाएगा। तो भय के कारण भी शब्द साथ जोड़ देते हैं। भय आदि मनोवैज्ञानिक कारण। हाँ, व्यक्ति चिंता में होता है, डरा हुआ होता है, तो वो कुछ बोलता क्या है, निकलता क्या, नींद में होता तब भी ऐसा होता है। हाँ, तीसरा लिखो असावधानी। असावधानी या प्रयत्न लाघव। असावधानी या प्रयत्न लाघव। ये प्रयत्न लाघव क्या होता है भैया, पूरा शब्द बोलने की कोशिश ही न करना। अरे शब्द तो है पंडित जी, और बेचारे को बोल देना पंडित जी है जी। ये प्रयत्न लाघव है ना। बोल प्रयत्न की लघुता। दो प्रकार के प्रयत्न होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न, ठीक है। अब आपने बोलने की पूरी कोशिश ही नहीं की, आधा अधूरा शब्द बोल दिया, तो प्रयत्न लाघव के कोष्टक में लिखो पूरा शब्द न बोलना। पूरा शब्द न बोलना। जैसे पंडित जी को पंडित जी, जैसे पंडित जी को पंडित जी, ठीक है। अगला लिखो बनकर बोलना। बनकर बोलना मतलब नखरे में बोलना, ऐसे मुंह को बदल करके, ऐसे शब्दों को तोड़ मरोड़ के, फिर उनकी आदत हो जाती है वैसी। बनकर बोलना, खास तौर पे इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा, रिकॉर्डिंग चल रही है। बनकर बोलना क्षेत्रीय कारण है। बनकर बोलना क्षेत्रीय कारण, अज्ञान आदि। ज्ञान ही ना हो तब भी गड़बड़ हो जाता है। बनकर बोलना क्षेत्रीय कारण, अज्ञान आदि। बनकर बोलना क्षेत्रीय कारण, अज्ञान आदि। अगला सामाजिक कारण। हाँ, एक में कोई बात नहीं तो कोई बात नहीं। सामाजिक कारण, हम जिस समाज से आते हैं उस समाज में जो बोलने का शैली है उसका प्रभाव हमारी भाषा पर आएगा।
हम यदि दूसरी भाषा भी सीख रहे हैं ना तो उस पर प्रभाव आ ही जाएगा। ए बच्चों डागड़े से नीचे आ जाओ, अरे डागड़ा क्या होता, छत होता है, लेकिन बचपन से डागड़ा डागड़ा सुन रखा तो कभी ना कभी तो आएगा। ठीक है, तो लिखो सामाजिक कारण, गलत संगत, क्योंकि जो बिगड़ेल लोग होते हैं ना, जो दादा टाइप के होते हैं, डॉन टाइप के लोग, वो हमेशा भाषा को बिगाड़ कर बोलते हैं। अपना की जगह अपुन, भाई का काम अपुन, अपना को अपुन लिखो, जैसे अपना को अपुन, ऐसे को ऐसेच आदि। ये काम तो ऐसे ही होगा, तेरे जो मर्जी बन पड़े कर ले, भाई ने तो कह दिया तो कह दिया, दो खो का टपका डाल, ऐसे करते हैं ना, फिल्मों का प्रभाव आता है। सामाजिक कारण, अपना को सॉरी गलत संगत, जैसे अपना को अपुन, ऐसे को ऐसे ही आदि बोलना। अगली पंक्ति में लिखिए, ध्वनि यंत्र में विकार होना, ध्वनि यंत्र में विकार होना। अरे भाई किसी के ध्वनि यंत्र में विकार आ जाए, ईश्वर न करे, जैसे राम को लाम, जैसे बूढ़ी कोई माता है 90-95 साल की, दांत चले गए, वो लाम लाम जपो है, वो राम कहना चाहती है बेचारी, वो आ ही रहा है ऐसा ऐसा लाम। ठीक है, जैसे कोई बड़े लोग ऐसे सीख दे, अरे भैया कमा कर खाओ, अब जिसके वो ध्वनि यंत्र में विकार है, टमाटर खाओ है, जैसे बोलना है, अरे भैया कबूतर को दाना डालो, कबूतर तो दाना डालो। छोटा बच्चा तुतला कर बोलता तब भी ऐसे ही बोलता है, कबूतर टमाटर ऐसे। हाँ लिखो, हाँ ऐसा होता है। बताओ, इतने डेप्थ में जा रहे हैं पर एकदम पूरे प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। अब लिखो निराकरण के उपाय। भाई ये समस्याएं तो है, इनको दूर कैसे करें, कैसे करें भैया? पहले तो गुरुजी खुद शुद्ध बोलो, और केवल गुरुजी नहीं, विषय के। भाई एक समस्या और है हमारे विद्यालयों की, हमारे विद्यालयों में ऐसे होता है कि हिंदी वाले गुरुजी तो शुद्ध बोलेंगे और बाकी सब अशुद्ध बोलेंगे, और बाकी कहेंगे वर्तनी का ध्यान भी नहीं रखेंगे और उच्चारण का ध्यान भी रखेंगे। अरे ये तो हिंदी वालों का काम है। इस चक्कर में बच्चा एक जगह शुद्ध देख रहा, 5 जगह शुद्ध देख रहा, तो छोटा बच्चा तो वही सीखेगा। तो शिक्षक शुद्ध उच्चारण करें, ये पहली जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है। तो लिखो निराकरण के उपाय में अध्यापक के स्वयं के द्वारा शुद्ध उच्चारण करना, अध्यापक के स्वयं के द्वारा शुद्ध उच्चारण करना। ठीक है, अब बच्चे को ध्वनि के तत्वों का गुरुजी ज्ञान करवा दे तो भी काम ठीक हो जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अनुकरण विधि का प्रयोग करें। तो सेकंड नंबर लिखिए, शिक्षक द्वारा छात्रों को, शिक्षक द्वारा छात्रों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराए जाना, शिक्षक द्वारा छात्रों को ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराया जाना, ध्वनि तत्वों का ज्ञान कराया जाना। ठीक है, थर्ड नंबर पे लिखो, 2 पंक्तियां और, छूट जाएगा वरना छोड़ देता मैं। अनुकरण विधि का अधिकाधिक प्रयोग, ज्यादा से ज्यादा अनुकरण विधि, अनुकरण विधि का अधिकाधिक प्रयोग, अनुकरण विधि का अधिकाधिक प्रयोग। बार बार बात सुनाता रहे सामने वाला व्यक्ति सही सही शुद्ध शब्दों में, तो सुनने वाले भी शुद्धि समझेंगे। अनुकरण विधि का अधिकाधिक प्रयोग। और अंतिम पंक्ति लिख लीजिए, श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता लेना, श्रव्य दृश्य सामग्री की सहायता लेना। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये भाषण कौशल विश्राम लेता है। काफी विस्तार के साथ हो गया। ओके, जय हिंद।